हरियाणा विधानसभा इन दिनों सियासत का अखाड़ा बन गया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक धुरंधरों में मुद्दों पर बहस छिड़ी है। कहीं नोक-झोंक, कहीं तकरार, कहीं विरोध तो कहीं जुबानी तीरों से कोहराम मचा है। हाल ही में सदन में हुए कथित बैंक घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा था और सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर सीएम नायब ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सारा पैसा सरकार के खातों में वापस आ गया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के बीच भी जमकर बहस हुई, जिस पर हुड्डा ने कहा कि रामकुमार गौतम बुजुर्ग हैं, इन्हें माफ कर दो। पिछले दिनों अब भी कई भाई बीजेपी के खिलाफ नारा लगाते हैं, वोट चोरी, वोट चोरी। ईमानदारी से कहता हूं, और हरियाणा का नाम सबसे पहले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अगर वोट चोरी की है तो बीजेपी ने नहीं की, कांग्रेस ने की। हरियाणा में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस थी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा कांग्रेस, और कुछ नहीं था। और आज भी अगर इसका सांस बंद हो गया तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का निशान भी नहीं। मैं अपने साथी से कह रहा, बूढ़ा हो रहा है, इससे छोड़ो, माफ करो, कोई बात नहीं, चलो। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट और खेल मंत्री गौरव गौतम के बीच खेल सुविधाओं को लेकर काफी बहस हुई। विनेश फोगाट ने कहा कि बच्चे तालाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें एलर्जी हो रही है। मंत्री जी, आप मेरे साथ चले और एक बार तैरकर तालाब पार करें। अगर मंत्री को अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े तो मैं दावा छोड़ दूंगी। एक तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि प्रस्ताव व्यवहार्य क्यों नहीं है। मैंने अपने विधानसभा में रामराय गांव है, वहाँ पे स्विमिंग पूल की मांग की है। पहले भी मैंने इस मांग को उठाया है। सर, वहाँ पे 250 से 300 बच्चे डेली ट्रेनिंग करते हैं और 250 से 300 बच्चे आज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके एक सक्षम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सर, बच्चे जो स्विमिंग करते हैं वो तालाब में करते हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मंत्री जी मेरे साथ में चलेंगे उस तालाब में। अगर वो एक बार उस तालाब को क्रॉस कर देंगे और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे तो मैं सर सदन को छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को एलर्जी हो रही है। सर, सरकार ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, किस प्रकार से कितनी दूरी पर स्टेडियम होने चाहिए, कितनी दूरी पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो उस गाँव की ये बात कर रही है, रामरही गाँव की, उससे 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एकलव्य स्टेडियम में एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल पहले से चालू है। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। एक बार जवाब तो सुन लो, जवाब सुन ले। अरे सुन तो लो, जानकारी नहीं है। आप अपने एक बार जवाब सुन ले ना, पहले जवाब। मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपको दोबारा मौका देंगे बोलने का, पहले जवाब तो सुने मंत्री। पूरे प्रदेश को, आपके जिले की, आपके लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे खेल स्टेडियम है, वहाँ पे जाके भी प्रैक्टिस की जा सकती है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चली जुबानी जंग ने सत्र का माहौल गरमा दिया है। वहीं देखना ये होगा कि विधानसभा का बजट सत्र हरियाणा की जनता के मुद्दों का समाधान कर पाता है या हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन उन जवाबों से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। ऐसे में कई सवाल है, लेकिन आज जिन पर हम बात करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जनता से रिलेटेड है, वो ये है कि सदन में जनता की आवाज कितनी उठ पा रही है। क्या जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हावी होते नजर आ भी रहे हैं या फिर सिर्फ एक जवाब के बाद वो वहीं खत्म हो जा रहे हैं? क्या जुबानी तीरों से सदन में सिर्फ कोहराम ही मचा रहेगा या उसका कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा? अगर किसी इशू को रेस किया जा रहा है तो कितना वो कंसीडर हो पा रहा है, ये भी देखना होगा। तो कई तरह के सवाल है, ये कुछ मुख्य सवाल है जिस पर करेंगे आज हम बात। इसके अलावा ये सदन कितना प्रोडक्टिव रह पा रहा है,
इसको लेकर भी आज करने वाले बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड जी कनेक्ट हो गए हैं। एनएलडी से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी कनेक्ट हो गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश भारद्वाज जी कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नरेश सर आप ही के साथ करते हुए, अलग अलग पार्टीज की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है, उनका अलग अलग पक्ष होता है, लेकिन एज अ सीनियर जर्नलिस्ट जब आप हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी आपको उसमें नजर आ रही है? क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर ऐसी बात हो पा रही है, ऐसा डिस्कशन हो पा रहा है कि जो इश्यूज रेज हो रहे हैं वो कंसीडर करके उनका कुछ सोल्यूशन भी निकल सके, या सिर्फ एक सवाल के बाद एक जवाब के बाद वो खत्म हो जा रहा है? नरेश जी देखिए, विधानसभा का ये बजट सत्र है और बड़ा जरूरी है कि इसमें जनता के मुद्दे उठे, लेकिन अभी तक एक स्विमिंग पूल के अलावा मेरे ख्याल में कोई जनता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा अभी तक नहीं उठाया गया। जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें राजनीति अधिक नजर आती है या व्यक्तिगत प्रश्न है वो उठाए गए हैं। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आज एक तो आदित्य सुरजेवाला जी ने उठाया था कि महिलाओं की पेंशन 2100 देने की बजाय सरकार जो है ना अभी 1000 दिए हैं और 1100 नहीं दिए गए। और सुरजेवाला जी का ये भी आरोप था कि शायद वो 1100 दिए जाएंगे लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तब दिए जाएंगे। तो मुद्दे तो जनता से जुड़े कुछ उठे भी हैं और कुछ राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे भी उठे हैं। लगभग ऐसा है कि मिला जुला सत्र रहा है और कुछ तीखी टिप्पणियां भी हुई, कुछ बातें भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस मुद्दा विपक्ष नहीं उठा पाया जो जनता में चर्चा का विषय बन सके, जनता जिस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। ऐसे मुद्दों का अभी तक अभाव रहा है। कुछ स्थानीय मुद्दे जरूर उठे हैं। ठीक है सुरेश रोड जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। पहले मैं विपक्ष से ही पूछ लेती हूँ, वो जनता से जुड़े तमाम मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आवाज को सुना नहीं जाता है। कम उठे हैं, उठ रहे हैं लेकिन कम उठ रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग ज्यादा नजर आ रहा है। सुरेश जी, क्या रीजन इसके पीछे? नहीं पूजा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम है और हम जनहित के मुद्दों के सरकार को पूरी तरह से घेरेंगे। आपने जैसे पूछा कि जनहित से जुड़े हुए विषय के ऊपर विपक्ष की क्या प्लानिंग है, क्या राय है। हम बुढ़ापा पेंशन के ऊपर भी जब हमने सरकार छोड़ी 200 रुपए थी जब हमने मिली चौटाला साहब के टाइम में, और कांग्रेस ने जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी तो 1500 रुपए पेंशन थी, यानी 7 गुना 10 साल में। 10 साल ही राज रहा कांग्रेस का। और अब क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ 2 गुना बढ़ाई है। कहां 7 गुना और कहां 2 गुना। ये तो जिसकी कहते हैं जो लोग सरकार में हैं, कोई बच्चे तो है नहीं। इन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आप मुद्दे कौन कौन से उठा रहे हैं आप विधानसभा में, ये बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, जो घोषणा पत्र में इन्होंने खुद के लिखे थे क्या वो लागू कर दिए? ये झूठ बोलते हैं 24 फसलों में एमएसपी दे दिया। कांग्रेस पार्टी पूछेगी 24 फसलों का नाम गिना दो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। ये नारियल के ऊपर दे रहे हैं। नारियल होता है हरियाणा में एक पौधा या 1 किलो नारियल या नारियल का पानी निकाल के 1 लीटर मुझे दिखा दो। ये सरकार जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलने वाली सरकार है। जन समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। अभी दूसरा महीना पूरा नहीं हुआ पूजा जी, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 2 बार में 161 रुपए बढ़ा दिए। महंगाई हमारे लिए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण विषय है। हम महंगाई के ऊपर, बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर, देश का और देश के नागरिकों का स्वाभिमान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मोदी मित्र के देश से बेड़ियों में जकड़कर हमारे युवाओं को वापस हिंदुस्तान की धरती पर फेंका गया जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है। भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के नागरिक सम्मान के साथ वापस आए हैं। अपने जहाज भेज के मंगाए हैं लोगों ने, अपने लोग वहां से। लेकिन जो तिरस्कार, जो बेइज्जती हिंदुस्तानियों की हो रही है, भारत के नागरिकों की हो रही है, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय। हरियाणा के लोग जैसे जवान भी हैं, किसान भी हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो बेरोजगार होकर अपनी जमीन जायदाद बेचकर विदेश में गए थे। उनके साथ जो सलूक किया गया, तो इस स्वाभिमान की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी सरकार से लड़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन, एमएसपी, ये तमाम मुद्दे आपकी तरफ से उठाए गए हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि मुझे फर्स्ट राउंड में सबसे छोटे छोटे रिएक्शंस लेने हैं। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, वापस लौट रही हूँ, और फिर इन सबका जवाब संदीप जी आप देना। ओंकार सिंह जी, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहती हूँ मैं, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप कौन से मुद्दे ऐसे हैं जनता से जुड़े हुए कि वो इश्यूज रेस कर रहे हैं जिनका कुछ सोल्यूशन निकल पाए? पूजा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि सदन कितना प्रोडक्टिव। अब देखिए, विपक्ष का काम है जनता के हित में मुद्दे उठाना, और सत्ता पक्ष का काम है उस पर जवाब देना और समस्याओं को दूर करना। हमने सबसे पहला मुद्दा बुजुर्गों की पेंशन का उठाया कि ये पेंशन, मुख्यमंत्री जी कहते थे 1,03,000 बुजुर्गों की डेथ होगी इसलिए पेंशन काटी, 37,000 बुजुर्ग गलत पेंशन ले रहे थे इसलिए होल्ड करी, और फिर अब दे भी दी। ये कैसे दे दी? ये हमने मुद्दा उठाया, उसकी वजह से प्रदेश में बुजुर्गों को पेंशन मिली, सम्मान पेंशन। और मुद्दा यह भी है कि इसको आय से क्यों जोड़ा जा रहा है। मेरे भाई विश्लेषक महोदय ने कहा कि जनता के मुद्दे नहीं उठाए गए। मैं उनको बताना चाहता हूं, HKRN का मुद्दा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुद्दा इनेलो ने तो उठाया। लाखों कर्मचारी HKRN के भर्ती कर दिए, जो 0 से 5 वर्ष तक की जिनकी सेवा, उनको जॉब सुरक्षा नहीं, पहली बात। और जिनकी जॉब सुरक्षा है वो भी मात्र 15,000 16,000 तनख्वाह की है, जबकि बच्चे MTech PhD किए हुए हैं उनमें। इसके साथ ही BPL कार्ड का मुद्दा इनेलो ने उठाया। जब विधानसभा चुनाव थे 52,80,000 परिवारों के BPL कार्ड बनाए गए, और अब लगभग 14 लाख काट दिए गए। ऐसे शांत बैठने वाले नहीं है, ये BPL कार्ड दोबारा लागू करवा के रहेंगे। और दूसरी बात, पर्यावरण का मुद्दा हमने उठाया कि किस तरीके से गग्गर में पंजाब गंदा पानी गिर रहा है और यमुना में दिल्ली गंगा पानी गिर रही है, तो क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इसके साथ ही दूषित पानी से मृत्यु हुई पलवल के गांव में। ये कहते हैं कि वो हेपेटाइटिस B और C से जनित है, जो दूषित पानी से संबंधित नहीं है। हम इनकी बात मान भी लें, लेकिन क्या दूषित पानी हमारे लिए फायदेमंद है? बहुत सारे इशू हैं। इसके साथ ही लेकिन मौत तो ये ना, वो दूषित पानी उसके पीछे रीजन नहीं है, जो रीजन है उसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल इस पर संदीप जी, हाँ, स्कूलों में आज टीचर्स की कमी है, कौन पूरी करेगा? सरकारी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा नहीं भेजना चाहता। पूजा जी, आप भी भेजना चाहोगे क्या? कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई SP, कोई DC, कोई SDM अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। कारण इन्होंने उसकी हालात इतने दयनीय कर दिए सरकारी स्कूलों के, उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। और नाम रखा है इन्होंने प्रधानमंत्री श्री मॉडल्स प्राइमरी स्कूल। ये सोचिए, सिर्फ नाम रखने से, नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलेगी जब आप उसके लिए कार्य करोगे। सिर्फ टीवी पे आके 2-4 बातें कर लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जनता को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है ये सिर्फ जुमले और झमेलों की पार्टी है जो सिर्फ झूठ पर निर्भर है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास वापस। संदीप जी, अब आप ओवरऑल, क्योंकि अब आपने सबको सुना है और इसी वजह से पहले मैंने सबसे एक रिएक्शन लिए, आपके हिसाब से सदन की ये कार्यवाही कितनी प्रोडक्टिव चल रही है? तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, INLD उठा रही है, जिसमें उन्होंने महंगाई का जिक्र कर लिया है, बेरोजगारी का जिक्र किया है, पेंशन का जिक्र किया है, MSP और बुजुर्गों की जो पेंशन होल्ड हुई थी फिर रिलीज हुई, HKRN का जिक्र उन्होंने कर लिया है। फिर बीजेपी ये क्यों कहती है? पहला, एक प्रोडक्टिव कितना आपके हिसाब से, और दूसरा ये कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये सारे जो मुद्दे तो जनता से जुड़े हुए हैं। नमस्कार पूजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है सर। अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, इनेलो के साथी प्रवक्ता को सुना। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें बोली वो तो अब भी अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे, जो इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने मुद्दों की बात नहीं की है। श्रीलंका की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने जी न्यूज जैसे चैनल के ऊपर बैठ के एक बहुत बड़ा झूठ और बोल दिया कि हमने 1500 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दी थी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। जब भाजपा समर्थित इनेलो सरकार थी
उस समय बुजुर्गों की पेंशन 100 रुपए से 200 रुपए बढ़ा के 300 रुपए की गई। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई पूजा जी। 2005 से लेके 2009 तक जब विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव से सिर्फ 8 महीने पहले हुड्डा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन मात्र 200 रुपए बढ़ाई। चुनाव को देखते हुए बुजुर्गों की पेंशन 200 रुपए बढ़ा के इन्होंने 300 रुपए से 500 रुपए की। 2009 के बाद ये फिर सो गए। जब 2014 का विधानसभा चुनाव आया, उसके बाद कांग्रेस फिर नींद से उठी और चुनावी फायदा लेने के लिए इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन को 500 रुपए से 1000 रुपए करने का फैसला किया। अब आप मेरे को ये बताइए, 10 साल ये सरकार में रहे, 300 से लेके इन्होंने 1000 रुपए किया, 700 रुपए बढ़ाए, और वो भी कब बढ़ाए? जब चुनाव का समय सिर के ऊपर आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। हमने बुजुर्गों से वादा किया था, आप कोई भी सन उठा के देखिए, 2014 से लेके 2026 तक कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें प्रतिवर्ष हमने बुजुर्गों के सम्मान में बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया हो। तो हर साल हमने 200 से 250 रुपए बुजुर्गों का सम्मान राशि बढ़ाते हुए पेंशन को कुछ 1000 रुपए से और आज 3200 रुपए आज हमने कर दिया है। आज पूरे देश में हरियाणा बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन देने वाला पहला प्रदेश बन चुका है। मैं विपक्ष के साथियों को बोलूंगा, आप पुष्प माला लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने चाहिए, जो उन्होंने बुजुर्गों के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया, झूठ फैलाने का काम किया, बुजुर्गों को अफवाह के माध्यम से बताया कि आपकी पेंशन काट दी गई। ऐसा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई, और आपने देखा होगा हर बुजुर्ग के अकाउंट में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बुजुर्गों को 5-5 किलोमीटर पैदल चल के अपनी पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ते थे। हर महीने पेंशन भी नहीं मिलती थी पूजा जी, कभी 2 महीने में मिली, कभी 3 महीने में मिली, और वो भी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो उसमें से भी कट गई। आज बुजुर्ग को अपने घर बैठे उसके अकाउंट में पैसा आता है, उसके फोन पे मैसेज आता है, आपके अकाउंट में 3200 रुपए पहुंच गया। तो नायब जी की सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया है। ये जनता को गुमराह और भ्रमित करने की राजनीति बंद करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात करते हैं महंगाई की। ये महंगाई की बात कर रहे हैं। 2004 से 14 के बीच में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। महंगाई की क्या समस्या थी? माफी के साथ सर आपको रोक रही हूँ, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास वापस। हरियाणा विधानसभा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा से नहीं, विजय हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे पेटवाड़ उनके साथ है। ओवर टू यू विजय। बिल्कुल भाई साहब, एक बार जानना चाहूँगा आपसे, जो प्रदर्शन किया गया आज कांग्रेस की ओर से, चाहे स्पीकर साहब की बात करें या पक्ष की बात करें, उस बात की आपत्ति जताई कि यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था विधानसभा के। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन करना विपक्ष का धर्म है, और सरकार की जब सरकार बैरी हो जाए तो उसके कान खोलने के लिए उसको ऊंची आवाज में धमाका करना जरूरी होता है, और प्रदर्शन हमारा अधिकार है, हम करेंगे प्रदर्शन। लेकिन बोलने का मौका विपक्ष को दिया जा रहा है, अपनी आवाज उठाओ, सदन में बात करो, वहां पर चर्चा करो, बाहर करने की क्या जरूरत है? कोई मौका नहीं दिया जाता। जब भी बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा होता है, वो चाहे 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, इन लोग चाहे आधा घंटा बोलो, और हम बोले हमें 1 मिनट, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें कोई बोलने नहीं देता। तो ये केवल और केवल इस बात पे है कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आगे भी करेंगे, और 100% जब भी हमें जरूरत पड़ेगी सरकार को जगाने की, तो धरना प्रदर्शन यही विधानसभा में करेंगे। नौकरियों की बात आप करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। भाजपा सरकार साफ तौर पर कहती है कि राज देख लो, कांग्रेस का राज देख लो, भाजपा का राज देख लो, और एक तुलना कर लो कि किस राज्य में ज्यादा नौकरियां दी, किस राज्य में ज्यादा मुआवजा दिया, किस राज्य में ज्यादा एमएसपी दी। आ जाओ, डिबेट कर लो। हम तो कल भी HPSC पे हम कह रहे हैं, स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया, CM ने कहा तब स्वीकार किया, तो हम तो तैयार हैं जब डिबेट के लिए। जो एक प्रस्ताव लगाया गया है नौकरियों को लेकर, HPSC को लेकर, उसको क्या कांग्रेस की तैयारी है? फुल तैयारी है, और प्रस्ताव HPSC पे हम अपनी बात रखेंगे, पूरे तरीके से रखेंगे, और बढ़िया तरीके से मजबूती से HPSC के लिए नौजवानों की बात को रखने का काम करेंगे। तो जैसे पेटवाड़ हमारे साथ मौजूद थे, और भी कई विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, एक गाड़ी में ही सभी विधायक जा रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहे थे। इंद्रराज नरवाल यहाँ पर है। भाई साहब, प्रदर्शन किया, आपत्ति जरूर जताई गई पक्ष की ओर से कि विधानसभा के बाहर ऐसी अवस्था नहीं फैलानी चाहिए थी। नहीं, उनकी आपत्ति मानने वाले नहीं है। विधानसभा का जो सदन है, जो भवन है, वो विधायकों के लिए बनाया गया है, और वो इसलिए बनाया गया कि हम यहाँ हरियाणा प्रदेश की किसी भी हर वर्ग की आवाज़
उठाने का हम काम करें। जब हम प्रदर्शन करते यहाँ से वहाँ तक सभी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे, तो हम यहाँ बैठ के अपना धरना प्रदर्शन किया, इसमें गलती क्या है? लेकिन जो ये दबाव बनाने की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी दबाव नहीं मानेगी, ना दबाव में आएगी। हमारी जिम्मेवारी है, हरियाणा प्रदेश ने जिम्मेवारी दी विपक्ष की, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, ना हम जेल जाने से डरेंगे, ना दबाव मानने का काम करेंगे। कल फिर प्रदर्शन करेंगे, कल फिर प्रदर्शन है हमारा, अगर जरूरत पड़ी तो फिर तीसरी बार भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देवेंद्र हंस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने अधिकारी को झुंझुना पकड़ा दिया था, विरोध जताया था, एफआईआर भी दर्ज हुई आपके ऊपर। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सरकार की एफआईआर के ऊपर ये जो आपने झुंझुना पकड़ाया अधिकारी को, क्या सही था? जो अधिकारी विधायक चुने हुए विधायक का फोन ना उठाए, और उससे पहले भी मैं डीसी को फोन करता हूँ, डीसी इसको फोन करते फोन उठाने के लिए, वो फिर क्या भाई, उन्होंने अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। रात को कुछ कार्रवाई करने के लिए बोलते भी कार्रवाई करेंगे, और सुबह उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसे अधिकारी मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करते तो आम जनता के लिए क्या? मेरे ऐसी शिकायत मिली है, घंटा घंटा लोगों को बाहर बिठाता है और मिलने के मोबाइल बाहर रखवा के मिलता है, प्रश्न नहीं उठता है इस पे भी। ऐसा जब अधिकारी अगर जनता को गुमराह करता है, जनप्रतिनिधि को गुमराह, तो झुंझुना ही देना पड़ेगा ऐसे अधिकारियों को। यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह प्रदर्शन में मौजूद थे। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जरूर जताई गई, स्पीकर साहब की ओर से भी, पक्ष के जो विधायक हैं उनकी ओर से भी आपत्ति जताई गई कि विधानसभा के बाहर, विधानसभा परिसर में इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस विधायक को कहना है कि प्रदर्शन बिल्कुल सही था, वो अपनी आवाज उठा रहे थे और कल भी इस तरह का प्रदर्शन वो दोबारा करेंगे। जी दीपिका, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय, इन तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारियों के लिए। आप जुड़े हमारे साथ। वापस लौटते हैं अब हम और चर्चा पे वापस लौटते। संदीप जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू भी कर लीजिएगा, और ये भी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, इसमें भी रिएक्शन दे दीजिएगा एक, फिर इस पर हम कांग्रेस से रिएक्शन लेंगे कि प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनको मजबूरी में, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपनी तरफ से। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखो, मैं पूजा जी बहुत ही गंभीर बात करूंगा, कोई भी साथी इसको बड़ा ध्यान से सुने, और प्रदेश की जनता से भी आग्रह करूंगा कि इसको बड़ा ध्यान से सुने। अभी हमने कांग्रेस के 4 विधायकों को एक ही गाड़ी में बैठे हुए सुना है। वो गाड़ी कौन सी थी और उस गाड़ी में बैठ के बातें क्या की जा रही थी, वो बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। वो बैठे थे मर्सिडीज बेंज जी क्लास। आप गूगल कीजिए, मर्सिडीज बेंज जी क्लास 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उस 3 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई। सोचिए हरियाणा की जनता को किस प्रकार से गुमराह करते हैं, किस प्रकार से हरियाणा की जनता को भ्रम में रखते हैं। खुद 3 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के, और ये लोग, ये चारों विधायक बातें क्या कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। अरे शर्म करो। सर, हाउ डज इट मैटर कि वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं? आपने कौन सा बड़ा नेता ऐसा देखा है जो छोटी गाड़ी में बैठ के जा रहा है? मतलब मुझे कनेक्शन इसका समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने क्या बात करते हो? ये बात करते हैं गरीब जनता की, ये आम नागरिक की बात करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि आम नागरिक की पीड़ा क्या है। जो 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के घूमता है, वो आम नागरिक की बात करेगा क्या? क्या वो सुनेगा क्या? अब मैं बताता हूं महंगाई की बात। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में, महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट 9 से 10% थी, और जीडीपी रेट क्या थी? 4 से 5% मुश्किल हुआ करती थी। आज महंगाई रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है? 2% से भी कम है महंगाई रेट। और जीडीपी क्या है? हरियाणा की 12.5% से ज्यादा। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उस पे तो जनता ने भली भांति तीसरी बार मोहर लगाई है। लेकिन जनता, विपक्ष के विधायकों की कार्यशैली, इनके नेताओं की कार्यशैली, ये जनता को भ्रमित करने का जो कुछ प्रयास करते हैं, उसको भली भांति देख रही है कि 3-3 करोड़ की गाड़ियों में बैठ के बोलते हैं कि बेरोजगारी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। अरे शर्म करो। इस प्रकार से आप जनता के दिलों को कभी नहीं जीत सकते। ये सोने की चम्मच में आने वाले लोग ये जनता के मामले, जनता के मुद्दे कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, इन्होंने
ठीक। नहीं, मैं एक एक बात करता हूँ। शॉर्ट में सर, इन्होंने महंगाई की बात की, मैंने जवाब दिया। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन की बात की थी, वो मैंने जवाब दिया। इन्होंने बेरोजगारी की बात की थी। बेरोजगारी के मुद्दे पे मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 2004 से 14 के बीच में पर्ची खर्ची, परिवारवाद, क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने मात्र 80,000 युवाओं को रोजगार दिया था, मात्र 80,000। और जो ये विधायक आज 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, इन विधायकों ने चुनाव में बोलियां लगाई थी कि मेरे को वोट दे दो, 50 लोगों को पक्की नौकरी दूंगा, मेरे को वोट दे दो, 100 लोगों को पक्की नौकरी दूंगा। जनता को भ्रमित करके, युवाओं को भ्रमित करके कुछ विधायक पहुंच गए विधानसभा में, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनके इरादों को भाग लिया था। और तीसरी बार इनकी क्या हालत हुई वो जनता ने देखा है। जनता इनके मंसूबों को उन्होंने 80,000 नौकरी दी, आपने इन्होंने नौकरियों को बेचने का काम किया था। ठीक, आपने नौकरियों को बेचने का काम किया था। उन्होंने हमारी 80,000 सरकार आपने ने कितने दिए? मैं बता रहा हूं आपको, तो 2014 से 2025 तक हमने 1,80,000 से ज्यादा बिना पर्ची खर्ची के, बिना परिवारवाद के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना भाई भतीजावाद के युवाओं को उनके हुनर के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार दिया है। 1,80,000 से ज्यादा। विपक्ष भी इस चीज को नकार नहीं सकता। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। पूजा जी, 10 साल में आपने उनसे 1 लाख ज्यादा रोजगार दिया। ठीक है, वी गेट इट। 1,80,000 से ज्यादा। इन्होंने तो चुनाव के समय में 24-25 हजार युवाओं की भर्ती को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया था। वो हरियाणा जानता है भली बाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो शपथ बाद में होगी, पहले उन युवाओं की नौकरी को पक्का किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा निभाया है। इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, इन्होंने महिलाओं के साथ छल किया, इन्होंने बुजुर्गों के साथ छल किया, इन्होंने श्रमिकों के साथ छल किया। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसी भी आम आदमी को छोड़ा नहीं है। और उसी ये सजा अभी काट रहे हैं, भुगत रहे हैं। 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, उनसे जवाब ले लेते हैं, अब रिएक्शन ले लेते हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। सुरेश रोड जी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ रहा है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर आप अपना पक्ष तो रखिएगा ही, बाकी जो आपने तमाम इश्यूज उठाए उस पर संदीप जी बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उनके अपने दावे हैं। इसके साथ में एक और चीज ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि इस पर हम बात भी करें। विनेश फोगाट ने मंत्री को तालाब पार करने की चुनौती दी है। आपके विरोधियों का ऐसा मानना है कि ये डायरेक्टली ये जो चुनौती देना है, ये पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो ज्यादा लगता है जनता के मुद्दे को उठाने की जगह, और थोड़ा ड्रामेटिक ज्यादा लगता है। क्या इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था जिससे जो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके? सुरेश जी। पूजा जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खर्ची और पर्ची का जिक्र माफी के साथ रोक रही हूँ सर आपको। विजय राणा हमारे सहयोगी अशोक अरोड़ा के साथ मौजूद है। वही पंजाब का रास्ता नहीं, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनका रास्ता वही है। फार मेंबर्स लिखा हुआ है, जाके पढ़ आप फोटो खींच के आना। मेंबर्स के लिए वो रास्ता है, ये रास्ता स्पीकर साहब का है और स्पीकर लिफ्ट में से स्पीकर ही जाता है। परंतु हमने ना स्पीकर साहब के प्रति और ना मुख्यमंत्री के प्रति कोई ऐसी बात नहीं। भाजपा विधायक भी कह रहे हैं कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा तब जाके हम अंदर जा पाए प्रदर्शन की वजह से। आधा घंटा तो टोटल भी नहीं बैठे हैं जी। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सदन में अपनी आवाज उठाइए या फिर जो जगह फिक्स है वहां पर प्रदर्शन कीजिए। यहाँ पर क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की? हम विधानसभा के अंदर भी नारे लगाते हैं, फिर तो कल को कहेंगे वहां भी लगा सकते। तो ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं, परंतु इनकी धमकी से डरने वाले नहीं हम। जो एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कल के लिए, उसको लेकर क्या तैयारी कांग्रेस की? कल बात रखेंगे अपनी कि किस प्रकार बाहरी लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि विधानसभा के हम सदस्य हैं और अगर यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि नारेबाजी तो हम सदन के अंदर भी करते हैं, तो सदन के बाहर अगर कई लोगों की आवाज़ उठाई तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के तो अपडेट्स लगातार आपको बता रहे हैं। सुरेश जी, आपका रुख करते हुए माफी के साथ आपको रोका था, उस दौरान प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब हम विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं
तो कांग्रेस के विधायक बोल तो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तभी तो उनकी स्टेटमेंट सुनाई भी जा रही है। लेकिन ऐसी कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वहां पर नहीं बोल पा रहे हैं, जिस वजह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पूजा जी, लोकतंत्र का गला संसद में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, आरएसएस की संघीय विचारधारा के द्वारा घोटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी और अंग्रेजों की जासूसी करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज की खिलाफत गांव-गांव में जाकर करने वाले, 53 साल तक तिरंगे झंडे को ना लहराने वाले इन संघियों को बेनकाब करके मानेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देश के, राष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ये लोग तो समाज में गली सड़क पर चलने के लायक भी नहीं है और ये आके डिबेट करते हैं, ये आके संसद में और लोकसभा में हमारे सवालों का जवाब न देकर मोदी सरकार के 2-2 मंत्री मीडिया में आके जब झूठ बोलते हैं, जब जननायक राहुल गांधी की आहट होती है कि राहुल जी आए हैं, फिर ये भाग खड़े होते हैं। ये सच्चाई है। संसद में शायद वो नजारा आपको बीजेपी की सरकार ने नहीं देखने दिया, मीडिया को भी, क्योंकि जब राहुल गांधी जी आंखों में आंख डालकर नरेंद्र मोदी का सामना करते हैं और बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं, नरेंद्र मोदी भाग खड़े होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के 2-2 मंत्रियों को राहुल गांधी की आहट मालूम होते ही भागते हुए पूरे राष्ट्र ने देखा। लोकसभा में जो लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में करेंगे, वही विधानसभा में करेंगे। बात आ रही थी अभी खर्ची और पर्ची की कि हमने तो रोजगार दिए हैं। अगर आपने रोजगार दिए होते तो 2 लाख से ज्यादा रिक्तियां हरियाणा में खाली नहीं पड़ी होती। आज 2 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में। एमए, एमएससी, पीएचडी तक करके छात्र और छात्राएं बेरोजगार घर में बैठे हैं। माँ बाप ने अपनी बेशकीमती जमीन जायदाद बेचकर विदेशों में भेजा, वहां भी नरेंद्र मोदी जी के मित्र ट्रंप ने उनके साथ क्या सलूक किया और किस तरीके से उनको बेइज्जती करके उनको वापस भारत में बेड़ियों में जकड़ कर भेजा, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में नहीं देगी, अगर वहां पर भी वो हंसी और ठिठोली करेंगे, तो सड़क पर भी संघर्ष करने में कांग्रेस पार्टी, गांधीवादी पीछे नहीं हटेंगे। हम सत्य और अहिंसा की सर वो बात तो बताइए जो वहां पर बोलने नहीं दी जा रही है, जिस वजह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो तो बताइए। सुरेश जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मैंने पूछा ये है कैसी कौन सी बात वहां पर रह जा रही है। संदीप जी आऊंगी मैं आपके पास वापस, जो वहां पर नहीं सर भाषण दे रहे ना आप, वो नहीं सुनना है, वो बात बताइए। अगर आपको वहां मौका नहीं मिल रहा है तो यहाँ बोलिए। सुनिए बात। मैं आधे घंटे से भाषण सुन ही रहा था, आपका भी सुना और बीजेपी के साथी का भी सुना। जो हमने बोला उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आईटी सेल ने गूगल पे उनको झूठे आंकड़े दे दिए, उसने बेचारे ने वहीं पढ़ दिए। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लो आईटी सेल से भी, दे दो मौका। ओंकार जी से मैं प्रार्थना कर लूंगा, भाई है मेरे, वो भी टाइम मेरे को दे रहे हैं। एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब ले लो। 80 में से 78 एसडीओ हरियाणा से बाहर के लगे हैं, पूछ लो। आईटी सेल जवाब नहीं दे पाएगी, गोदी मीडिया जवाब नहीं दे पाएगा इस बात का। इंग्लिश कंप्यूटर साइंस के पीजीटी के 1711 में से मात्र 39 पास किए हैं नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के एचपीएससी के बिहार के रहने वाले चेयरमैन ने। क्या हरियाणा में टैलेंट कम है? जेआरएफ, नेट और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश में 613 में से 151 ही पास किए हैं। इंटरव्यू में सिर्फ 151 बुलाए हैं, 613 में से कौन जवाब देगा इस बात का? अरे जिंदगी में आप स्कूल के पीछे से नहीं निकले कभी। बात करते हैं शिक्षा मंत्री का बयान सुना है कभी? हमारे 3 विधायकों की बात के ऊपर 3 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि क्या 3 करोड़ के गाड़ी में चलने वाले कांग्रेस के विधायक आम आदमी की आवाज नहीं उठा सकते?
मैं कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से बिल्कुल दावे से ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के I माध्यम corrected से। him on that. उस चीज को लेके मैंने उनसे कहा था और इस हाँ, पर नहीं, मैं भी पूरा करता हूँ। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर दैट। मैं अपनी बात भी पूरी करता हूँ। यहाँ तो नेहरू जी का अनंत भवन इतना विशाल होता था कि वहां पर घोड़ों की रेस हुआ करती थी। पंडित नेहरू जी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते थे 4 दरवाजे से, चारों दरवाजों पर उनकी एक एक गाड़ी खड़ी हो जाती थी। पता नहीं होता था कि पंडित उधर जी क्या बातें कर रहे हैं, उधर जी बातें क्या कर रहे हैं, वो बातें ये कर रहे हैं सर कि बाहरी लोगों को ज्यादा भर्तियां मिली है एसडीओ में। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला, सर आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ, 1711 में से केवल 39 पास किए हैं। 3 करोड़ की गाड़ी में बात हो रही है। इसने 15 बार 3 करोड़ की गाड़ी कर विधायकों का अपमान करने की कोशिश की। हमने कभी नहीं कहा पूजा जी कि हम भीख मांगकर खाने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग थे साधन संपन्न जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी देश के लिए जेल काटी और देश के लिए छाती में गोली खाई है। संदीप जी, आप क्या हो, आपकी हैसियत अभी बताता हूँ आपको। हैसियत वैसे वर्ड यूज नहीं करेगा कोई भी इन शब्दों को यूज नहीं करेंगे। इन्होंने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप दोनों को कह रही हो अपशब्दों का प्रयोग कोई नहीं करेगा। डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट आप दोनों से, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। प्लीज गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने संघ के बारे में जो अगर भाषा का प्रयोग किया है, पूजा जी अब आपकी बारी है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे संघ की तारीफ करते मुझे नहीं जाना है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस वाले काल में। सर हम आज हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं और हमें उसी पर बात करनी है। मैंने उनसे भी प्रदर्शन को लेकर सवाल किया था। अब देखिए इट्स हिज चॉइस कि वो उस पर जवाब क्या दे रहे हैं, पर उन्होंने सर जो मुझे बेसिक पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए आज के लिहाज से, वो उन्होंने बाहरी भर्तियों को लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने सर सुनिए तो सही, 1711 में से केवल 39 जो एप्लीकेंट्स पास हुए थे उसका जिक्र उन्होंने किया है। ये बातें उन्होंने रखी है जो आज जिस पर बात करने का कुछ मतलब भी है। उस दौर में क्या हो रहा था उस पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं पूजा जी, इन्होंने बोला हमारा जननायक प्रधानमंत्री की आंखों में आग डाल के बोलता है। वो जन नायक नहीं है, वो जन नालायक आदमी है, वो पप्पू है। उस डोंट यूज दोस वर्ड्स सर, मत करिए ना। फिर देखिए दोनों तरफ से फिर अब शब्द यूज होने शुरू हो जाएंगे। डोंट यूज सच वर्ड्स। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू सर, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए। आप पप्पू को जननायक की उपाधि नहीं दे सकते हो, जननायक है। उसी पप्पू के नेतृत्व में एआई समिट में क्या हुआ था, उसी पप्पू के नेतृत्व में इस पप्पू के चेलों ने क्या किया, देश के साथ को गिराने का। मुझे लगता नहीं है कि ये सही शब्द है जिनका इस्तेमाल आप दोनों की तरफ से हो रहा है। प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मत करिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए पूरी डिग्निटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी डिग्निटी के साथ जवाब दीजिए। मैं दोनों को ही कह रही हूँ, आप दोनों को प्लीज डोंट यूज सच वर्ड्स जिसको लेकर बोलना पड़े कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बाहरी लोगों की भर्ती को लेकर सवाल पूछा। 1711 में से केवल 39 पास किए एप्लीकेंट्स, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा जो मुझे बेसिक चीजें लगी कि इस पर जवाब मिलना चाहिए। संदीप जी 151 613 में से 151 आउट ऑफ 613 संदीप जी 78 में 78 80 में से पूछिएगा। आई जस्ट आस्क्ड हिम। संदीप जी आप कनेक्टेड है हमारे साथ अभी भी? जी मैं बिल्कुल कनेक्टेड। हाँ सर आप जवाब दीजिए। सुरेश जी प्लीज अब आप जवाब सुनिए। पूजा जी मेरे को मौका दीजिए। देखिए पूजा जी, इन्होंने अभी तक की डिबेट में आपके पास भी आ रही हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हरियाणा के न मुद्दों की बात की न हरियाणा की जनता की बात की। यही हालत इनकी संसद में रहती है और यही हालत इनके हरियाणा के विधानसभा सेशन में रहती है। आपने देखा होगा अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो सदन को छोड़ के निकल चुके हैं। बायकॉट करना, मुद्दों से भागना इनकी। सर कार्रवाई स्थगित हो गई है तो वहां पर रुककर करेंगे क्या फिर? ये हरियाणा के हितों की बात कभी नहीं करेंगे। अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये एचपीएससी की बात कर रहे हैं। एचपीएससी का अभी लेटेस्ट आंकड़ा क्या आया था? ये हरियाणा को गुमराह करने की बात करते हैं, हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं।
कि भारी लोगों को रोजगार दे 80 में से दिया। 78 एचपीएससी का जो आंकड़ा है उसमें मात्र 11% मात्र 11% लोग हैं वो हरियाणा से बाहर के हैं, 89% लोग हैं वो हरियाणा के। यही बात ये विधानसभा मेरे को ये बताइए कि क्या ये गलत है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या हरियाणा प्रदेश के युवा बाकी के दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं? ये आखिर किस तरीके का संघीय ढांचा चाहते हैं? ये बार बार आरोप लगाते हैं। देखिए एक बिहारी को चेयरमैन बना दिया। आप सोचो इनकी मानसिकता किस तरीके की है, ये किस तरीके से देश को प्रदेश को समाज को बांटना चाहते हैं। मुझे ये समझ में आया उनका कंसर्न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग बाहर के थे जिस वजह से हरियाणा प्रदेश के जो युवा थे उनको मौका नहीं मिल पाया। आप उनका कार्यकाल देखेंगे, वो 30 साल से हरियाणा में ही सेवाएं दे रहे हैं। जिन चेयरमैन के बारे में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो 30 साल से तो हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अरे हरियाणा उसके बावजूद ये जनता को गुमराह करते हैं। जिन लोगों ने देखो पूजा जी का दर्द क्या है, इन्होंने पैसे के बैग भर भर के जिन युवाओं को नौकरियां लगाई थी, इनके दौर में जो पर्ची खर्ची का दौर लगता था, इनके समय में जो इनके रिश्तेदार यारे प्यारे जो नौकरियां लगती थी वो अब नहीं लग रही। इनको मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं, इनके समय में एक नॉर्मल ट्यूबवेल चलाने वाला भी सोनीपत का बंदा और महेंद्रगढ़ और नू में जाता था मोटर चलाने के लिए। आप समझ सकते हैं इनके काले कारनामों की क्या तस्वीर थी उस समय पे। ठीक है, वही तो बेटर करना था आपके टाइम में। ओंकार जी, ठीक ओंकार जी, फिर उसके बाद सर आपके पास आ रही हूँ मैं। नरेश जी फिर आ रही हूँ आपके साथ। ओंकार जी। पूजा जी बहुत दुख की बात है, आज बात होनी चाहिए रोजगार की और हरियाणा के बच्चों के रोजगार की बात होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई ने बोला हमने 1,80,000 से अधिक नौकरियां दी और जितनी हमने दी उतनी किसी ने नहीं दी। भाई ये नौकरियों की जो व्यवस्था है, जितने पद नए क्रिएट होंगे और जितने पद रिटायरमेंट के बाद खाली होंगे उसी पे तो डिपेंड करेगा। अब इस समय सैचुरेशन पॉइंट है, रिटायरमेंट बहुत हाई लेवल पर हो रही है, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा 2014 से 2026 तक जितने हमारे भाई बंधु रिटायर हुए सरकारी नौकरियों से उनका आंकड़ा तो दे दो, वो तो बता दो कितने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे, आज 2.5 लाख से ऊपर पद खाली है। एसडीओ भर्ती किए जाते हैं, 80 में से 78 एसडीओ बाहर के किए जाते हैं और फिर कहते हैं हम बाहरी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संदीप हिंदुस्तानी ये ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं अपनी वफादारी दिखाने के लिए, ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं और अंट-शंट बोलते हैं, गलत बात है। इन्होंने बोला कि एचपीएससी के चेयरमैन वर्मा जी, माननीय वर्मा जी, उन्होंने 30 साल हरियाणा में नौकरी करी। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं, मैं 50 साल भी कहीं और चला जाऊं, 50 साल के बाद भी मेरा दिल हरियाणा में रहेगा, मैं हरियाणवी रहूंगा। मेरे दिल के अंदर हरियाणा के बच्चों के लिए जो ठीस रहेगी वो दूसरी जगह जाके नहीं हो सकती। आज अगर हरियाणा के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्यों? ऐसी व्यवस्था इनेलो के टाइम में तो नहीं थी। हम तो लोकल भर्तियां करते थे और ये कहते हैं ठीक है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपटीशन होता है और प्रतिभा को सैल्यूट होना चाहिए। अगर बाहर कोई बच्चा जो टैलेंटेड होगा, जो डिजर्विंग होगा, उसी को तो रोजगार दिया जाएगा ना, उसी को तो वो नौकरी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो केवल एक स्टेट लेवल पे हो रहा है। अगर वो सारे स्टेट चाहता हूँ, हाँ सुनिए, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ। अगर बाहर का कोई बच्चा प्रतिभावान हरियाणा में नौकरी करता, हमें उसका भी अच्छा लगेगा, उसके भी हम यहाँ स्वागत करेंगे। लेकिन 5,011 बच्चों ने एक टेस्ट दिया, 1700 से 39 पोस्ट थी और सिर्फ 39 बच्चे पास हुए। है शर्म की बात का नहीं? ये इन लोगों के लिए शर्म की बात है दोनों तरफ से। अगर इन्होंने बेईमानी करी तो भी इनकी शर्म की बात है, अगर ये वास्तविक पोजीशन है तो भी तो शर्म इन्हीं को आनी चाहिए। इन्होंने आज शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या पोजीशन कर दी, ठीक कहां पहुंचा दी शिक्षा व्यवस्था कि 5,011 बच्चे हरियाणा के अपीयर होते हैं और 39 बच्चे पास होते हैं, 35 अंक भी नहीं ले पाते। ये यहाँ तो 2 ही कारण हो सकते हैं कि एचपीएससी के चेयरमैन ने पेपर में कोई गड़बड़ी करी हो, पहली बात। दूसरी, इन्होंने पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया हो और तीसरी, शिक्षा व्यवस्था का बंटा धार कर दिया हो। इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? इनेलो जिम्मेवार है क्या? इन सब के लिए यही बीजेपी वाले ही जिम्मेवार है।
12 वर्ष से इनकी सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 52,80,000 लोगों के बीपीएल परिवारों के कार्ड बनाए क्यों? आज तुम्हें काटने क्यों पड़ रहे हैं? क्या तुम्हें वोट ले ली? क्या उसमें गलत बनाए थे या आज गलत काट रहे हो? दोनों समय ही तुम्हारी सरकार थी। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं 37,000 लोगों की पेंशन गलत लगी, उनकी उम्र नहीं है। तो पिछले 12 साल से सरकार तो तुम्हारी है, पेंशन लगाई किसने? तुम ही ने लगाई, तुम्हारे पदाधिकारियों ने, तुम्हारे बूथ प्रधान, तुम्हारे प्रमुख, तुम्हारे मंडल प्रधान, इन्होंने तो रिकमेंड किया तभी तो लगी। बस एक बात कह के बात करूं, समाप्त करूंगा पूजा जी। आज व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है और चिकित्सा व्यवस्था कहीं चले जाओ, रेफर टू पीजीआई के अलावा कोई काम नहीं है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है हमारे ऊपर, लेकिन आज हम पहले से भी पिछली पोजीशन में पहुंच चुके हैं। जब इनेलो की सरकार थी 3,000 करोड़ का सरप्लस बजट था और जब कांग्रेस की सरकार थी 67,000। ठीक है, नरेश जी का रिएक्शन चाहिए मुझे इस पे। 4 लाख करोड़ का कर्ज है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है नरेश जी, ये व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं सर, उसको लेकर आपका एनालिसिस भी आप बताइएगा, क्योंकि हर पार्टी देखिए उनके दौर में जो काम हुआ है उसका जिक्र वो करते हैं, अभी जो होना चाहिए नहीं हो रहा है उसको लेकर भी आरोप लगाते हैं। आपका क्या कहना है नरेश जी? देखिए पूजा जी, आज डिबेट तो थी बजट पे, लेकिन हमारे डिबेट में कई दूसरे राजनीतिक मुद्दे उठ गए और ओंकार जी ने बड़ा खुल के कई बातों पे जो है ना उंगली उठाई है, जो सही भी है। और ओंकार जी ने जिन भी बातों का जिक्र किया वो लगभग उनमें से आधे से कम, आधे से क्या 1% भी बातें वो विधानसभा में विपक्ष के किसी विधायकों ने नहीं उठाई। ये मुद्दे बड़े जरूरी हैं, उठने चाहिए और स्वस्थ और मजबूत विपक्ष का होना भी लोकतंत्र की एक निशानी है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, व्यवस्था को मजबूत करता है। तो हम विपक्ष के हामी हैं इस बात के कि वो अधिक से अधिक जनता के मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब मांगे, और विपक्ष को मांगने भी चाहिए। बार बार हरियाणा विधानसभा में एमएसपी का मुद्दा और बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा लगभग हर बजट सत्र में उठता है और सरकार लगभग उसका चाहे लिपापोती करे या ठोस जवाब दे, जवाब भी देती है जी। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ओंकार जी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, सुरेश जी ने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही इलेक्शन जीते या हारे गए हैं, या एमएसपी के मुद्दे पर इलेक्शन जीते या हारे गए हैं। तो विपक्षी मुद्दे उठा रहा है, डिबेट में उठाने की बजाय विधायकों को ये मुद्दे विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए थे, और जो उठाए गए हैं उनको जवाब मिला है, संतोषजनक जवाब मिला है या नहीं मिला है, इस पर भी विपक्ष को रिएक्शन देना चाहिए। दूसरी बात कि हम यहां स्वस्थ बहस करने के लिए बैठे हैं, कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठे। एक दूसरे के किसी भी नेता पर और किसी भी पार्टी पर टीका टिप्पणी करना हमें यहां शोभा नहीं देता। तो मैं ये कहूंगा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन जो मुद्दे उठे हैं वो कम थे, और ज्यादा मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, सरकार को टोकना चाहिए, सरकार से उसके जवाब मांगने चाहिए, और फिर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी जाना चाहिए। उन मुद्दों को विधानसभा के पटल पर उठाने तक ही सीमित ना रखे विपक्ष, उन मुद्दों को जनता के बीच में भी लेकर जाए। आज जनता हर तरीके से जागरूक है। जो ये आंकड़े मेरे ओंकार जी ने दिए, सुरेश जी ने दिए, इन आंकड़ों की सारी तफसील युवा बैठ के कर लेते हैं, सबके पास आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े रखते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, तो इन मुद्दों को आम मुद्दा भी बनाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे की बजाय जनता के मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, ताकि लोकतंत्र स्वस्थ हो और सरकार को विपक्ष मजबूर करे कि वो जनहितकारियों को आगे लाए और जनहितकारियों पर अपना जवाब दे। ठीक है। संदीप जी, आप कह रहे थे कुछ? जी देखिए, इनेलो के प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली कि जब इनेलो की सरकार थी उस समय जो हरियाणा पे था वो कर्जा नहीं था, 3,000 करोड़ सरप्लस था। तो ये चीजें बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है।
उस समय 17,000 करोड़ रुपए का घाटा था। आप झूठ मत बोलिए, 17,000 करोड़ का। दूसरी बात मैं बोलता हूं, बोलने की जिम्मेवारी तो झूठ बोलने का तो दूसरा इन्होंने बोला कि हमारे ये मुद्दे हैं। देखो, इनेलो के प्रवक्ता ने डिबेट में मुद्दे उठाए, लेकिन जो इनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने विधानसभा में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। उनका एक मुद्दा था जो सड़क के चारों तरफ जो पेड़ होते हैं, बोले वो पेड़ काट दिए जाए। आप सुन लीजिए ओंकार जी, सुन लीजिए, इनके विधायक ने मुद्दा उठाया कि सड़क के चारों तरफ जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को काट दिया जाए। दूसरी बात का जवाब। तीसरी बात क्या है, इन्होंने कहा हमारे समय में रोजगार इस तरीके से नहीं दिया जाता था, हमारे समय में ऐसे होता। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा की जो आम चौपाल की चर्चा है वो मैं बताता हूं, ओंकार जी सुनिएगा ध्यान से। जो हरियाणा की हर चौपाल में जो चर्चा होती थी उस समय इनेलो को लेके, आपके समय में भर्तियां किस तरीके से होती थी। कोई एक प्रोफेसर था कॉलेज में, वो पढ़ाता था, तो पढ़ाता पहले बुक में देखता, फिर जाके ब्लैक बोर्ड पे वही लिख देता, फिर आता, फिर बुक में देखता, फिर ब्लैक बोर्ड पे जाके वही लिखता, फिर आता, वो पसीना पसीना हो जाता, बिल्कुल पसीने पसीने। तो किसी साथी ने उससे पूछा बाद में आफ्टर क्लास, भाई क्या तुमने जनता को गुमराह कर दिया। सुन लीजिए, जब आपको नहीं आता तो आप इन्हीं कहानियों की वजह से आपने ये प्रोफेसर क्यों बने, मतलब कैसे बने? आपकी कार्रवाई चौटाला साहब के पास गया था, मैंने हरियाणा पुलिस का बोला था, हरियाणा पुलिस में लगा दो, उन्होंने मेरे को प्रोफेसर लगा दिया। आप सोचो, आप उस समय क्या दयनीय स्थिति थी कि मैं हरियाणा पुलिस में लगने गया था और उन्होंने मेरे को प्रोफेसर बना दिया। आप सोचिए, एक चौपाल की और चर्चा बताता हूँ। एक था, वो बोला जी मेरे को मास्टर लगा दो। एक बंदा गया चौटाला साहब के पास, बोले मेरे को मास्टर बना दो। बोल तेरे को मास्टर नहीं, तू मास्टर लगाने वाला लग जा। ये होता था। एक बोला मेरे को कंडक्टर लगा दो, की बात करो, तो कंडक्टर बोला तू कंडक्टर है, तू जीएम लग। तुम तो नौकरी दे ही संदीप जी समय में ये सेशन यही कारण है जो इनेलो एक समय में 25% की पार्टी हुआ करती थी पूरे हरियाणा में। इनेलो का वोट शेयर 25% आईएनएलडी के टाइम पे क्या हो रहा था, कांग्रेस के टाइम पे क्या हो रहा था, इसीलिए तो आपको लेकर आए ना, ताकि आप बदलाव लेकर आए, आप चेंजेस लाए, आप विकास करें, आप सुधार करें, इसीलिए तो आपको लेकर आए हैं। परिचित रही है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं उस पर हमें सिर्फ बात करनी है। हमने किया ना, सिर्फ उसी पर बात करनी है। तब क्या होता था वो जा चुका है। पर्ची खर्ची से रोजगार नहीं दिया पूजा जी। आप हरियाणा के किसी भी पर्ची खर्ची इज ओल्ड नाउ सर, ब्रिंग समथिंग न्यू। लिटरली वो बहुत पुराना हो गया है। अब आप क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ उस पर बात करनी है। वो भी एसडीएम बना है। हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ उस पर बात करनी है। ये सेशन विधायी काम इसमें प्रॉपर्ली हो पा रहे हैं, यस और नो, हो पा रहे विधायी काम प्रॉपर्ली या सिर्फ बयानबाजियां हो रही है? संदीप जी, ओनली ऑन प्रोडक्टिविटी, विधायी काम प्रॉपर्ली हो पा रहे हैं इसमें? जनता एक्सपेक्ट कर सकती है कि कुछ उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ जवाब नहीं दे दिया जाएगा विधायक को जो एक्चुअल प्रॉब्लम रेज हुई है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है पूजा जी, जनता के हितों को ध्यान में रखते ही हमारे काम होते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखते ही हमारी सरकार योजनाएं बनाती है, जनता के हितों को ध्यान में रखते ही हमारी नीतियां बनती हैं। तो हम तो 24/7 जनता के लिए ही हैं। एंड वी वांट दिस ऑन ग्राउंड आल्सो, ये हमें ग्राउंड पे भी चाहिए। लेकिन विपक्ष है वो मुद्दों से भागने का काम करता है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इनके